नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। साथियों, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 6 हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और अपनी इस क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज आपका पहला क्वेश्चन है, एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेटिंग टॉर्क किसके सीधे समानुपाती होता है। ये आपको पूछा गया है साथियों। जो मूविंग आयरन आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका डिफ्लेटिंग टॉर्क किसके सीधे समानुपाती होता है। बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए है आपका करंट, ऑप्शन बी है करंट का वर्ग, ऑप्शन सी है करंट का वर्गमूल, ऑप्शन डी है करंट का घनमूल और ऑप्शन ई है आपका वोल्टेज। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेटिंग टॉर्क है वो आपके धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों में एक वाट मीटर के रूप में कुशलतापूर्वक काम करता है। यानी इनमें से कौन सा उपकरण है जो एसी व डीसी दोनों में कार्य करता है। कौन सा है बताइए साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर ज़रूर बताइए साथियों। सही उत्तर बताओगे तो इसमें आपको अपने बारे में पता चलेगा कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पानी में है, कितने बाहर है, ये सब आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए है आपका टेकोमीटर, ऑप्शन बी है डायनेमोमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है क्लैंप मीटर और ऑप्शन ई है आपका रोटामीटर। बताइए इनमें से एसी डीसी में दोनों में कौन सा काम में लेते हैं। तो मित्रों, इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डायनेमोमीटर। जो डायनेमोमीटर का वाट मीटर है, डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर है जो हम एसी डीसी दोनों में काम ले सकते हैं। यह दोनों में एकदम करेक्ट रीडिंग देगा, कोई त्रुटि नहीं होगी इसमें। अब साथ ही बात करें क्लैंप मीटर की, तो क्लैंप मीटर है जो आपकी धारा मापने के लिए काम में लेते हैं। यानी किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें हम सीधे क्लैंप मीटर के द्वारा माप सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है टोंग टेस्टर। क्लैंप मीटर को हम टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें टेकोमीटर की, तो टेकोमीटर आपके स्पीड मापने के काम आता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर है आपका उच्च तापमान मापने के लिए काम में लेते हैं। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है। बताइए कौन सा ऐसा विद्युत परिपथ है इनमें से जिसमें प्रतिरोध है वो अनंत होता है। आपका ओपन परिपथ, ऑप्शन बी है शॉर्ट परिपथ, ऑप्शन सी है ग्राउंड परिपथ और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, यानी शॉर्ट और ग्राउंड दोनों, और ऑप्शन ई है आपका जटिल परिपथ। इनमें से कौन से परिपथ में अनंत प्रतिरोध होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओपन परिपथ में आपका प्रतिरोध है वो अनंत होगा। और बताइए, कमेंट करके बताइए, ओपन परिपथ में धारा, ओपन परिपथ में धारा का मान होगा 0। अब साथ में यह भी बता दीजिए, शॉर्ट परिपथ में आपका प्रतिरोध कितना होगा।
शॉर्ट परिपथ में आपका प्रतिरोध है वो होगा 0 और इसमें धारा है वो होगी अनंत। यानी शॉर्ट और ओपन में एक दूसरे का उल्टा होता है। चलिए मित्रों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, मेगर को खास तौर पर किसके मापन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका बहुत अधिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी है बहुत कम प्रतिरोध, ऑप्शन सी है पावर लाइनों में ग्राउंड दोष ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी है डीसी मोटर पर ओवरलोड टेस्ट ज्ञात करने के लिए, और ऑप्शन ई है आपका विभवांतर मापने के लिए। बताइए इनमें से मेगर का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो साथियों इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुत अधिक प्रतिरोध के मान को मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। जैसे इंसुलेशन मापन में हम मेगर का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका मान बहुत हाई होता है, मेगा ओम में होता है, इसलिए बहुत उच्च प्रतिरोध के मान के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, समांतर में जोड़े गए 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के रजिस्टरों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम के, जो समांतर में जोड़े गए हैं। तो इनका आपको कुल प्रतिरोध पूछा है। जैसे ये हो गया 10 ओम का, ये हो गया 20 ओम का और ये हो गया 40 ओम का। ये सारे समांतर में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जुड़ी है आपकी एक बैटरी। अब बताइए इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। ध्यान रखना साथियों, समांतर में कुल प्रतिरोध है वो जो आपका सबसे कम मान का प्रतिरोध है उससे भी कम होगा, और श्रेणी में जो आपका प्रतिरोध है वो कुल यानी तुल्य प्रतिरोध है वो आपका सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होगा। तो समांतर में आपको प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। 1/RT बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से हमें 1/RT ज्ञात करना है। तो R1 का मान ले लेते हैं हम 1/10 ओम और R2 का मान ले लेते हैं हम, तो 1/R1 का मान ले लिया हमने 10 ओम, 1/R2 का मान ले लिया हमने 20 ओम प्लस 1/R3 का मान ले लिया हमने 40 ओम। अब इसका हम लघुत्तम ले लेंगे जो कि आ जाएगा 40, और यहाँ से आ जाएगा 10 का 40 में भाग देंगे 4 बार, प्लस 20 का 40 में 2 बार, 2 × 1 2, प्लस 40 का 40 में 1 बार और 1 × 1 1। यहाँ से आ जाएगा आपका 1/RT बराबर 7/40 ओम। अब हमें ज्ञात करना है RT का मान। RT का मान हो जाएगा अपना 40/7 ओम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.71 ओम। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला अपना क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीलिन अलॉय का इस्तेमाल मल्टीप्लायरों में मानक रेसिस्टर बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह, अब बताइए इनमें से कौन सा गुण होता है जिसके कारण इनका उपयोग मल्टीप्लायर मानक रेसिस्टर बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका किफ़ायती, ऑप्शन बी है उच्च थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव या उच्च थर्मो इलेक्ट्रिक EMF, ऑप्शन सी है आपका निम्न तापमान गुणांक, और ऑप्शन डी है आपका उच्च चालकता, ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी
इनके निम्न तापमान गुणांक के गुणधर्म के कारण हम इनका उपयोग मल्टीप्लाई रेसिस्टर बनाने के लिए करते हैं। निम्न तापमान गुणांक का मतलब होता है साथियों कि इनमें तापमान के साथ यानी तापमान में जब परिवर्तन होगा तो इनके प्रतिरोध मान में परिवर्तन है वो एकदम नगण्य होगा, यानी तापमान परिवर्तन के साथ इनके प्रतिरोध में विशिष्ट ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसीलिए इनका प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थान अत्यधिक प्रतिरोधों को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है, जैसे बिजली के केबलों का इंसुलेशन प्रतिरोध। अब बताइए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, 2-3 बार कर चुके हैं हम, कल भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इसमें आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगा ओम मीटर का प्रयोग है जो हम उच्च प्रतिरोध मापने के लिए काम में लेते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज मापने के लिए, और डायनेमोमीटर मैंने आपको बता ही दिया है, यानी AC व DC दोनों पर काम करता है। डायनेमो प्रकार का जो भी मीटर होता है ना, चाहे वाट मीटर हो या और दूसरे प्रकार का मीटर हो, अगर वो डायनेमो मीटर है या डायनेमो टाइप का मीटर है वो आपका AC DC दोनों पे काम करेगा। एमीटर के द्वारा आपको पता ही है हम धारा मापते हैं, और टेकोमीटर के द्वारा हम चाल या स्पीड मापते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कौन सा ट्रांसफार्मर माना जा सकता है, ये आपसे पूछा है, बताइए इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसे हम पोटेंशियल या PT ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। ऑप्शन ए है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन ई है आपका धारा ट्रांसफार्मर। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं विभव। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि PT टाइप ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी मान सकते हैं। ये उच्च वोल्टेज और उच्च धारा मापने के लिए काम में आते हैं। ये जो करंट ट्रांसफार्मर और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं ना, CT और PT, इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जो आपके धारा उच्च वोल्टेज और उच्च धारा को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। ध्यान रखना, बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। और वहीं बात कर लें हम आयरन कोर की, तो आयरन कोर में आपको पता है किसकी बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील बनाने से हिस्टेरिसिस आनी है वो कम हो जाती है, और इनको हम लेमिनेटेड करते हैं, यानी पटलित करके बनाते हैं आयरन कोर को, जिससे कि हमारी भंवर धारा आनी है वो कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम कोर में सिलिकॉन किस लिए मिलाते हैं, और उनको पटलित है वो कौन सी हानि कम करने के लिए करते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा। ऑप्शन ए आपका 0, ऑप्शन बी है यूनिटी, ऑप्शन सी है अधिकतम, ऑप्शन डी है न्यूनतम, या ऑप्शन आपका ई है इनमें से कोई नहीं। बताइए किसी सर्किट का
पावर फैक्टर आपको दे रखा है वो यूनिटी है, मतलब इकाई है। तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? रिएक्टिव पावर आपको पता होना चाहिए। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI साइन पाई। तब आपको पता होना चाहिए कि VI यहाँ साइन पाई का मान हम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमारी जो रिएक्टिव पावर है वो भी आ जाएगी 0। तो चलिए अब आपको ये भी बता देता हूँ कि ये P बराबर 0 आया कैसे। यहाँ आपको कोस फाई का मान 1 दे रखा है। अब बताइए कोस जब आप कितने डिग्री रखोगे तब आपके पास जो मान है वो 1 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ हमें रिएक्टिव पावर पूछी है, तो रिएक्टिव पावर होती है अपनी VI साइन पाई। और जब हम साइन 0 का मान रखेंगे, साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ हमारे पास VI बराबर हो जाएगा कुल पावर 0। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना साथियों, कोस 90 डिग्री बराबर होता है आपका 1 और आपको पावर फैक्टर इकाई दे रखा है, मतलब कोस 90 का मान आपको दे रखा है। और रिएक्टिव पावर आपकी होती है VI साइन पाई। तो साइन जब 90 का आप मान रखेंगे तो साइन 90 का मान आपका होगा 0। तो VI बराबर साइन P बराबर VI साइन पाई। तो जब हम VI को साइन पाई से गुणा करेंगे यानी 0 से गुणा करेंगे तो हमारी रिएक्टिव पावर है वो 0 आ जाएगी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल कौन सा है? बताइए साथियों। ए आपका एस्बेस्टस, बी है आपका माइका, ऑप्शन सी है बेकेलाइट, ऑप्शन डी है नाइक्रोम और ऑप्शन ई है आपका पोर्सलिन। बताइए इनमें से बिजली के स्टोव में है वो आप बेस मटेरियल के रूप में कौन सा तत्व काम में लेते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका नाइक्रोम। यानी बिजली के स्टोव में हम जो गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट काम में लेते हैं वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। ध्यान रखना नाइक्रोम का गलनांक भी उच्च होता है और इसका रेजिस्टेंस भी उच्च होता है। माइका आपको पता होना चाहिए विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का चालक होता है। एस्बेस्टस भी आपका एक अच्छा कुचालक है जिसे हम इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में काम में लेते हैं। बेकेलाइट भी आपका एक कुचालक का प्रकार है। बेकेलाइट के क्या बने होते हैं अगर आपको पता हो तो जो हमारे स्विच सॉकेट वगैरह है ये बेकेलाइट के बने होते हैं। और अब बता दीजिए पोर्सिलिन को पीछे क्यों छोड़े? इससे बने होते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर है जो आपके पोर्सिलिन के बने होते हैं। अब साथियों आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप इस सेशन के बाद में कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखें। आप बताइए इंसुलेटर का जो रंग है वो अधिकतर हम ब्राउनी क्यों रखते हैं? यानी उनका रंग हम येलो, वाइट, ग्रीन, रेड और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उनका रंग ब्राउनी क्यों रखते हैं? इसका आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है समांतर वाहक की प्लेटों के मध्य विद्युत तीव्रता यानी E, प्रयुक्त वोल्टेज V और प्लेटों के मध्य दूरी D के मध्य का आपको संबंध पूछा है। ऑप्शन ए है आपका E बराबर V/T,
और ऑप्शन बी है आपका E बराबर V इंटू डी। ऑप्शन सी है E बराबर V बट्टे डी स्क्वेयर। ऑप्शन डी है E बराबर V इंटू डी स्क्वेयर। और ऑप्शन ई है आपका E बराबर V स्क्वेयर इंटू डी। बताइए साथियों, इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहने वाला है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके बराबर होता है वोल्टेज बट्टा प्लेटों के बीच की दूरी। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वोल्टेज के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है वह है। बताइए इनमें से आर्द्रता मापने के लिए हम कौन सा मीटर काम में लेते हैं? ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी है पायरोमीटर। ऑप्शन सी है हेग्रोमीटर। ऑप्शन डी है टेकोमीटर। या ऑप्शन ई है आपका मल्टीमीटर। तो बताइए इनमें से आर्द्रता मापने के लिए हम किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका हेग्रोमीटर। मतलब इसका सही नाम होता है हाइग्रोमीटर। कहीं कहीं पे इसको हेग्रोमीटर भी लिख देते हैं। अब बताइए जो ऑप्शन ए में आपका दे रखा है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? इसके द्वारा मापते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व। बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आपेक्षिक घनत्व है जो हम हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। ध्यान रखना, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक है हीन होता है। मल्टीमीटर के द्वारा आपको पता ही होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, हम इससे धारा भी माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं और वोल्टेज भी माप सकते हैं। पायरोमीटर के द्वारा हम अभी चर्चा कर चुके हैं, उच्च तापमान मापते हैं। और ध्यान रखना, ये विकिरणों के आधार पर तापमान मापता है। और टेकोमीटर के द्वारा हम स्पीड मापते हैं। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है? इनमें से हीटिंग इफेक्ट पर कौन सा उपकरण काम करता है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन बी है वॉशिंग मशीन। ऑप्शन सी है डिश वॉशर। ऑप्शन डी है आपका टोस्टर। और ऑप्शन ई है आपका एयर कंडीशनर। इनमें से हीटिंग इफेक्ट पर कौन सा उपकरण काम करता है ये आपको बताना है। तो इनमें से आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो टोस्टर होता है वो अपना हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, जिससे हम खाना वगैरह गर्म करते हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये तो आपको देखने पे पता चल जाना चाहिए कि ये सब ठंडा करने का काम करते हैं। तो ये गर्म या हीटिंग इफेक्ट पर कैसे काम करेंगे? चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल को क्रमशः किसके सीरीज में और किसके समांतर में जोड़ते हैं ये आपको पूछा गया है। यानी सीटी और पीटी का संयोजन किस प्रकार करते हैं हम इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका लोड के समांतर और सप्लाई के सीरीज में। ऑप्शन बी है सप्लाई के समांतर और लोड के समांतर में। ऑप्शन सी है लोड के सीरीज में और सप्लाई के समांतर में। ऑप्शन डी है लोड के सीरीज में और सप्लाई के सीरीज में। और ऑप्शन आपका ई है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना साथियों, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में हम करंट कॉइल को लोड के सीरीज में और प्रेशर कॉइल को हम लोड के समांतर में
कनेक्ट करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी करंट कॉइल को लोड के सीरीज में और प्रेशर कॉइल को सप्लाई के समांतर में कनेक्ट करते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर इनमें से किस मशीन में उपयोग किए जाते हैं। तो बताइए साथियों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर हम किस में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका रिएक्टर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है सिंक्रोनस मशीन और ऑप्शन आपका ई है इनमें से सभी। बताइए हम किस में इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर काम में लेते हैं। तो इसका आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर हम जनरेटर में काम लेते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार इनमें से कौन सी इकाई में मापा जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका ओम प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी है आपका ट्रू पावर, ऑप्शन सी है आपका वोल्ट, ऑप्शन डी है आपका रिएक्टिव पावर और ऑप्शन ई है आपका वोल्ट एम्पियर। बताइए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यानी बात करें मुख्यतः करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो उनका लोड है वो हम किस इकाई में मापते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी वोल्ट एम्पियर में हम सीटी और पीटी का लोड मापते हैं। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको पता होना चाहिए, केवीए या एमवीए में होती है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है तो इनकी रेटिंग हम वोल्ट एम्पियर में भी माप सकते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है किसी करंट ट्रांसफार्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी के टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में कितना करंट होगा, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका 2 एम्पियर, ऑप्शन बी है 5 एम्पियर, ऑप्शन सी है 10 एम्पियर, ऑप्शन डी है 20 एम्पियर और ऑप्शन ई है आपका 30 एम्पियर। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही आंसर रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें। इसमें किसी भी प्रकार की कंजूसी ना बरतें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी होती रहेगी। अब साथियों ये मत समझ लेना कि आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो या बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। मैं मीडियम लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई बंदा पहले से होशियार है या जिसको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इस वीडियो की स्पीड है वो आप बढ़ा के देख सकते हैं, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको एकदम नॉर्मल स्पीड में इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि उनको सारी बातें समझ में आ सकें। अगर वो इसको स्किप कर देंगे या स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिनको इन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चनों से। वो अगर देखना चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसमें आपको प्राइमरी टर्न है वो दे रखे हैं 10, N2 का मान आपको दे रखा है 1 और आपको I2 का मान दे रखा है आपको 2 एम्पियर। तो टर्न के अनुपात में ही आपकी क्या रहेगी, धारा रहेगी। तो इस टाइप से हम ज्ञात करें। सॉरी साथियों, इसमें आपका जो N2 का मान है वो आपका 10 टर्न दे रखा है और R1 का जो मान है आपका वो आपका 1 टर्न है। तो अब साथियों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, N1/N2 बराबर
I2/I1 होता है। ध्यान रखना E1/E2 बराबर N1/N2 होता है, जबकि धारा का मान है वो विपरीत लेते हैं। I1/I2 नहीं लेते, हम I2/I1 लेते हैं। तो N1 अगर हम 1 माने, यानी 1 हमको दे रखा है, N2 10 के अनुपात में दे रखा है, I2 का मान हमें 2 एम्पीयर दे रखा है और हमें I1 का मान पूछा है। तो जब वज्र गुणा करेंगे तो I1 का मान हमारे पास 20 एम्पीयर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 20 एम्पीयर है वो आपका प्राइमरी करंट होगा। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी चलायमान आयरन उपकरण में निम्न में से कौन सी त्रुटियां होती है। यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का आपको पूछा है कि उसमें इनमें से कौन सी त्रुटियां होती है। ऑप्शन ए है आपका हिस्टैरिसीस त्रुटि, ऑप्शन बी है तापमान त्रुटि, ऑप्शन सी है स्ट्रेच चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि, ऑप्शन डी है आवर्ती त्रुटि और ऑप्शन ई है आपका ये सभी त्रुटियां होती है। बताइए साथियों क्या रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट उपकरण में या मूविंग आयरन जो प्रकार का जो मीटर होता है आपका, उसमें ये सभी त्रुटियां होती है। हिस्टैरिसीस त्रुटि, तापमान त्रुटि, स्ट्रेच चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि या फ्रीक्वेंसी त्रुटि, ये सभी त्रुटियां हैं जो आपके मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में पाई जाती है। ध्यान रखना, एक होता है मूविंग आयरन और एक आपका होता है मूविंग कॉइल। मूविंग आयरन है जो आपका AC व DC दोनों प्रकार के मान माप सकता है, और जो आपका मूविंग कॉइल है वो आपका केवल DC पर काम करता है, ये AC के मान को नहीं माप सकता। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्थैतिक रूप से प्रेरित EMF का सिद्धांत किसका है। बताइए इनमें से स्थैतिक रूप से प्रेरित EMF का सिद्धांत है वो किस मशीन का है। ऑप्शन ए आपका ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है जनरेटर, ऑप्शन डी है बैटरी या ऑप्शन ई है आपका अल्टरनेटर। तो इसका आपका सही आंसर आपको पता है, ये बेसिक क्वेश्चन है ये तो ट्रांसफॉर्मर का, तो मुझे पता है कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा। तो इसका आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत है वो आपका स्थैतिक रूप से प्रेरित EMF का सिद्धांत है। यानी ट्रांसफॉर्मर में एक आपको साथियों ध्यान रखना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर में कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है। इसलिए अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी ले कि ट्रांसफॉर्मर में घर्षण हानि कितनी होती है, तो साथियों इसका आपका आंसर सदैव है वो 0 रहने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में घूमने वाला कोई पुर्जा नहीं है जिससे कि उसमें घर्षण हानि हो। और अगर घूमने वाला पुर्जा नहीं है तो हम लोग और आप लोगों को भी पता है कि घर्षण हानि होगी कहाँ से। और जनरेटर अल्टरनेटर का आपको पता है क्या सिद्धांत है, बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं ये सारे ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मोटर का ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल, और बैटरी का आपका होता है विद्युत रासायनिक। ध्यान रखना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अल्टरनेटर क्या देता है हमें, AC, जनरेटर DC। ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य होता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, पावर ट्रांसफॉर्मर में नियत रहती है, ये कोई केवल वोल्टेज और धारा के मान को परिवर्तित कर सकता है।
चलिए साथियों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्थिंग का क्या लक्ष्य है। इसमें आपको पूछा गया है अर्थिंग हम किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए आपका सभी खुले धातु के हिस्सों को अर्थ विभव के लिए सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है इंसुलेशन विफलता के कारण उपकरण में अत्यधिक करंट के प्रवाह से सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी है अस्थिर लोड के अंतर्गत सतत वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी है ऊंची इमारतों को आकाशीय बिजली से सुरक्षा देने के लिए। या ऑप्शन ये आपका इन सभी के लिए। तो ध्यान रखना साथियों, इसका आपका सही आंसर है इन सभी के लिए हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग इन सभी कारणों के लिए ज़रूरी है। जैसे आकाशीय बिजली गिर गई तो उसको भूमिगत कर देगा अर्थिंग। अगर अत्यधिक करंट है तो इसको आपको संतुलित करने का कार्य करेगा। और अगर कोई चालक तार है जो किसी भी मशीन के संपर्क में आ गया है तो अगर हम उसकी प्रॉपर अर्थिंग रखेंगे तो वो अत्यधिक या जो क्षरण धारा होगी उसको अंडरग्राउंड कर देगा और इससे किसी भी मानव या जनधन की हानि नहीं होगी, किसी को झटका आने का खतरा नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा इस्तेमाल किए गए करंट का मान किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, बताइए। आपको ध्यान रखना चाहिए डीसी मोटर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। V बराबर होता है आपका बैक EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या लिखते हैं, IARA, मतलब आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध। तो अब इसमें आपको पूछा है आर्मेचर धारा का फॉर्मूला आपको पूछा गया है। तो आर्मेचर धारा का मान निकालने के लिए हम पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा V माइनस EB बराबर IARA। जब हम IA बराबर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा V माइनस EB बटा आर्मेचर प्रतिरोध। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है, V माइनस EB बटा RA। तो साथियों, आज के सेशन के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए समाप्त। हम मिलेंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट सेशन में। साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी, या इसमें जो मैं आपके लिए रोज़ाना नए नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूँ ये आपको कुछ उपयोगी साबित होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या लगता है साथियों। ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन यही रहते हैं, सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता। बस इनको पूछने का तरीका है वो एग्जामिनर बार बार चेंज कर देता है, इनको घुमा घुमा के पूछता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चन हमेशा नए नहीं निकलते, इन्हीं क्वेश्चनों को आपस में घुमा के या एग्जामिनर है जो तरह तरह के ट्रेंड्स हैं बदलता है और हम लोग इन्हीं क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साथियों, ध्यान रखना, हमें कंफ्यूज नहीं होना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हम अपनी मंजिल की महारत हासिल कर सकें। साथियों, आज का सेशन समाप्त हो गया है और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए। जो आपको क्वेश्चन आप आते हैं, नहीं आते हैं तो आपको चुपचाप सेशन को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आजकल टेक्निकल परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो बदल गया है और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है या किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा जाता है, वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं लेके आपके बीच रोजाना उपस्थित हो रहा हूँ। चलिए साथियों, चलते हैं, मिलेंगे कल।
नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक साथियों अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और इन्हीं क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। साथियों जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं या जिन्होंने पहले पढ़ रखे हैं या प्रैक्टिस कर चुके हैं इन क्वेश्चनों की या इस टाइप के क्वेश्चनों की, तो वो साथी इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ताकि उनका रिवीजन हो जाए और उनका टाइम भी ख़राब ना हो। और जो साथी पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पहले इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को ये वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए और नॉर्मल स्पीड में पूर्णतः ध्यानपूर्वक के साथ मनोयोग से पढ़ना चाहिए ताकि उसको एक एक चीज़ है वो समझ आ सके। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नई क्वेश्चन सीरीज के साथ और नए जोश जुनून और उमंग के साथ। तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।